गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो भी शिक्षक बंधु अभ्यर्थीगण इस फॉर्म को भरे हैं सीटेट जुलाई 2023, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज का यह वीडियो जो है आपका हिंदी का, जो आपका भाषा वन में जो आपका हिंदी है, लैंग्वेज वन में जो हिंदी, उसी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जो आपका 30 MCQ क्वेश्चन है, जो आपका एक सेट होता है, जो 30 प्रत्येक सेक्शन में 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। तो उसी का आज हम हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर ही है। और मान के चलिए आपका प्रैक्टिस सेट भी मान के चलिए उसको, कि जितना भी हम आपको करा रहे हैं कहीं न कहीं वो प्रीवियस ईयर है। उसके बाद प्रीवियस ईयर और मॉडल सेट भी लेकर आएंगे, या फिर प्रैक्टिस सेट बोलो, या फिर कॉन्सेप्ट वीडियो, सभी तरह का वीडियो हम इस चैनल पर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जितना भी हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको बहुत सारा आइडिया आपको आ जाएगा। इसलिए पहले प्रीवियस सेट कीजिए, फिर आपका और भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे प्रत्येक पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए। नहीं, आप इस चैनल से जुड़ कर आप सफिशिएंट है आपका, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, इस चैनल से आप जुड़े हैं तो आपका सफिशिएंट है। इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत ज़्यादा चैनल को आप इधर उधर करेंगे तो फिर आपको तैयारी अच्छा से नहीं हो पाएगा। क्यों? विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आप एक साथ जुड़े रहिए और आपको कंटिन्यू सभी वीडियो को वॉच कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब 2 को 3 को वीडियो देखने से आपका सीटेट आप पास कर देंगे, नहीं। आपको रेगुलर देखने का ज़रूरत है और कंटिन्यू आप देखिए सभी वीडियो को। और आपका बस सभी चैनल में बस उतना ही होता है। आप प्रीवियस ईयर मान के आप प्रीवियस ईयर कीजिए, और आपके और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कीजिए। जो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रीवियस ईयर कर लीजिए। आपका आप 110 से ऊपर आप सीटेट में आप स्कोर कर सकेंगे। इसलिए आप इधर उधर की बात में नहीं चलना। चले तो आज का वीडियो हम हिंदी का जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन ही होता है। तो आज इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये आपका भाषा वन में जो आपका 91 से 99 तक आपका एक गद्यांश होता है, जो कि आपका 9 नंबर आपका इस गद्यांश को पढ़कर आंसर देने से मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इस गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छा से। आप लोग भी वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। देखिए गद्यांश आपका है। एक स्कूल में आर्ट के पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई। एक बच्चे ने कार में दरवाज़ों के पास पंख लगा दिए और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा। टीचर ने बच्चे की ड्राइंग बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से काटते हुए नोट लिखा, प्लीज़ मेक अ प्रॉपर कार। माँ ने बच्चे की ड्राइंग बुक देखी तो उसे फटकार लगाते हुए कहा, कार भी कहीं उड़ती है। अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक साधारण सी कार बनाकर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन कर दिया। इस सब के बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश में भटक गया। क्या कारें उड़ सकती है? पहली नज़र में साधारण सा नज़र आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या की कहानी है, एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या। सोचिए, कला क्या है? चीज़ें जैसी दिखती है उन्हें वैसे ही बयान कर देना, या लकीरों के जरिए कागज़ पर उतार देना ही कला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण है। चीज़ों को अपने नज़रिए के साथ पेश करना कला है। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है, यानी बिना
कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव ही नहीं। इसे दो शब्दों के जरिए और विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी फोटोन जो लाइट होता है के जरिए लाइट सेंसिटिव सरफेस पर बनने वाली तस्वीर। दूसरा शब्द है इमेज। यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर ही है, पर इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल होती है। और फोटोग्राफर जब किसी तस्वीर में एंगल, रंगों और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है तो वह इमेज बनती है। तो हर फोटोग्राफ इमेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं। अब आगे देखते हैं गद्यांश का जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। चलिए, गद्यांश तो आप लोग ने पढ़ लिया। अब हम सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आपका है, गद्यांश के अनुसार बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई, तो इससे क्या तात्पर्य है? बच्चों ने कभी कारें नहीं देखी थी, बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं, या फिर बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी थी, या फिर बच्चे रंग बिरंगी कारें ही बनाते हैं। तो इसका जो यह गद्यांश आप लोग ने पढ़ा तो उसका जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से जो रंग बिरंगी कारें बनाई, तो इससे तात्पर्य क्या है? इसका क्या तात्पर्य है ये रंग बिरंगी कारें बनाने का? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी, यानी वो एक्स्ट्रा में क्या कर दिया था, वो पंखा वगैरह लगा दिया था, तो वो क्या हुआ, कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब उसकी कल्पनाशीलता की सराहना हो, या फिर उसे टोका न जाए, या फिर उसे वह बनाने दिया जाए जो वह बनाना चाहता है, या फिर उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। देखिए, एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि उसके द्वारा बनाए गए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब उसके द्वारा बनाए गए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो ये सब क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए उत्तर करना। चलिए, अगला प्रश्न 93 नंबर क्वेश्चन। ये 9 नंबर आपका जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज से पढ़ के आपको आंसर करना होता है क्वेश्चन का। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन, कला के लिए आवश्यक है। कला के लिए क्या आवश्यक है? रंगों की पहचान, कलाओं का ज्ञान, या फिर कठोर अभ्यास, या फिर कल्पनाशीलता। तो कला के लिए जो आवश्यक है, कला के लिए क्या आवश्यक है? कल्पनाशीलता। क्या है? कल्पनाशीलता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कला के लिए आवश्यक है कल्पनाशीलता। इमेजिनेशन जो है आर्ट के लिए आवश्यक है इमेजिनेशन। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन आपका है, कार में दरवाज़ों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है? देखिए, कार में दरवाज़ों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है? तो स्वच्छंदता, कल्पनाशीलता, या फिर परिश्रम, या फिर लगन। तो यह जो आपका कार में दरवाज़ों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना, ये बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है? तो कल्पनाशीलता। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, कल्पनाशीलता। ये बच्चों की जो कल्पनाशीलता का गुण की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती है, फोटोग्राफ तथा इमेज में रंगगत अंतर होता है, फोटोग्राफ और इमेज में एंगल समान होता है, इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा आपका इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। चलिए, अगला प्रश्न। अब 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
नज़रिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। तो जो है नज़रिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। तो क्या होगा, रेखांकित शब्द के स्थान पर आपको यहाँ पर जो रेखांकित शब्द जो आपका ये जो ज़रूरत है यहाँ पर आपको, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, आवश्यक, अवश्य, आवश्यकता या फिर ज़रूर। तो यहाँ ज़रूरत के जगह पर जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवश्यकता। क्या हो जाएगा, आवश्यकता। ये जो ज़रूरत के जगह आपको क्या सही हो जाएगा, आवश्यकता। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। क्या होती है, नज़रिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न 97 नंबर क्वेश्चन। बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई। तो वाक्य में विशेषण शब्द है, क्या है, समझ, रंग बिरंगी कारें और बनाई। यह इनमें से जो है विशेषण शब्द को आपको बताना है, एडजेक्टिव बताना है कि बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई। इसमें इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, समझ, रंग बिरंगी कारें या फिर बनाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसमें जो विशेषण जो है आपका क्या है, रंग बिरंगी। विशेषता जो होता है ना, विशेषता जो बता रहा है नाउन और जो आपका प्रोनाउन का जो विशेषता बताओ उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को बोलते हैं विशेषण। तो यहाँ पर रंग बिरंगी क्या है, वो विशेषण है। क्या है वो, विशेषण शब्द है रंग बिरंगी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे रंग बिरंगी जो आपका क्या है वो विशेषता बता रहा है इसका, कार का। तो आपका बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार जो रंग बिरंगी कारें बनाई, यह क्या है आपका रंग बिरंगी क्या है, वो विशेषण है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, विशेषण शब्द क्या है, रंग बिरंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कल्पना। कल्पना का विलोम, कल्पना का उल्टा क्या, अपोजिट वर्ड जो है, कल्पना का उल्टा क्या है, विलोम क्या है, विपरीत क्या है, विपरार्थक शब्द क्या है कल्पना का। कल्पना का जो विपरार्थक शब्द होगा, विलोम जो होगा कल्पना का, क्या हो जाएगा, यथार्थ। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कल्पना का जो विलोम शब्द है आपका यथार्थ। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, यथार्थ क्या है, कल्पना का विलोम शब्द है, विपरार्थक शब्द है, विपरीत शब्द है। कल्पना का उल्टा शब्द क्या है, यथार्थ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, यानी आपको 4 समूह जो दिया हुआ 4 ऑप्शन, इसमें से क्या है वो अलग है, भिन्न है। टीचर, स्कूल, लाइट और कला। इनमें से कौन जो है वो अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कला। क्या हो जाएगा, कला। कला क्या हुआ, अलग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। टीचर, स्कूल और लाइट ये सभी क्या है वो एक जैसा शब्द है, एक समूह का है, और बाकी जो अलग क्या वो कला क्या हुआ, ये एक अलग शब्द है। तो कला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये टीचर, स्कूल, लाइट ये सब क्या है स्कूल में, ये सभी स्कूल में प्रयोग होने वाले चीज़ है। लाइट स्कूल में लाइट स्कूल ये सब सभी क्या एक जैसा शब्द है, और वो कला क्या वो अलग है। कला का मतलब क्या, आर्ट तो ये सबसे मिलता जुलता कुछ है नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग है। चलिए अगला प्रश्न, आप इसमें आप यूज किया हुआ पैसेज में भी ये चीज़ लिखा हुआ है, तो कला क्या हुआ, भिन्न है इनमें से। चलिए अगला प्रश्न, अब देखिए इसके बाद आपका 100 से लेकर के 105 तक, फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाक्यांश है। वाक्यांश मतलब क्या, कविता। इस कविता को पढ़ के भी क्या होगा, आपको 6 नंबर आपको आप आसानी से ला सकते हैं। 9 नंबर आपका गद्यांश से, और 6 नंबर वाक्यांश से, मतलब वही कविता। तो आप 9 और 6 कितना हो गया, 15 नंबर आप हिंदी में आसानी से आप ला सकते हैं। इसके बाद 15 नंबर का पेडागोजी होता है, इस तरह से 15 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। आप केवल सिंसियरली आप पढ़ाई करते हैं चैनल से जुड़ करके, तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। आप 110 से ऊपर 110, 20 भी आप 130, या आप जितना ज़्यादा चाहे आप इस चैनल से जुड़कर आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम इतना आपके लिए इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, सफिशिएंट है, जो हर एक पेपर के लिए, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2, आपका अभी समय है। आप रेगुलर वीडियो को वॉच कीजिए, आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ देखेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, फिर क्या होगा, आपका माइंड क्या डाइवर्ट हो जाएगा। आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई कीजिए, स्थिर माइंड को स्थिर करके कंसंट्रेट होकर के, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आप सफिशिएंट है इस चैनल में, आपको सभी तरह का चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बस आप उसको जुड़े रहेंगे। चलिए तो ये आपका
इसको आप पढ़ेंगे इस वाक्यांश को तो 100 से 105 मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। तो 15 नंबर आप 2 वाक्यांश और काव्यांश से आ जाएगा, सॉरी गद्यांश और वाक्यांश से। इसके बाद पेडागोजी 15 है, आप आसानी से आप उसको कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण की फूल काबिल भर, फकरवारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। आगे फिर है आपको, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर भी आए जीवन में सावन मन भावन। इस तरह का ये वाक्यांश है जो आपका 6 क्वेश्चन इसमें से रहेगा और 6 नंबर आपको आसानी से आप लेके आ जाएंगे। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, कविता में किस समय का वर्णन है? गर्मी का, सर्दी का, सावन का, वसंत का। तो आसान है, आप कविता में पढ़े भी कि क्या है, सावन का जिक्र हो रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, सावन मन भावन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा। इस तरह का तो ये 15 नंबर तो आसानी से आप हिंदी में ला सकते हैं। ले सावन, कविता में किस समय का वर्णन है? सावन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वरी की धार, वरी की धार से क्या तात्पर्य? वरी की धार से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मीनिंग होता है या क्या अर्थ है? इसका जो वरी की धार का मतलब होता है आपका बूंदों की लड़ी, बूंदों की लड़ी। ऑप्शन नंबर सी, वरी की धार मतलब बूंदों की लड़ी, जो पानी का जो बूंद का बात कर रहे हैं तो बूंदों की लड़ी को ही क्या बोलते हैं, वरी की धार से तात्पर्य बूंदों की लड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 102 नंबर क्वेश्चन, जीवन में सावन मन भावन से क्या आशय है? देखिए जीवन में सावन मन भावन का क्या अर्थ है? तो जीवन में सावन मन भावन का जो अर्थ है आपका क्या है, जीवन में खुशियाँ रहे, जीवन में खुशियाँ रहे। इसका मतलब होता है जीवन में सावन मन भावन का मतलब होता है जीवन में खुशियाँ रहे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए एक बार 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपका इस तरह का प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। जीवन में खुशियाँ रहे इसका मतलब होता है जीवन में सावन मन भावन। चलिए अगला प्रश्न आपका 103 नंबर, रोम सिहर उठते, रोम सिहर उठते से क्या आशय है? रोम सिहर उठते का मतलब क्या होता है? देखिए रोम सिहर उठते का मतलब क्या होता है, मन का प्रफुल्लित होना, मन का प्रफुल्लित होना क्या है, रोम सिहर उठते। रोम सिहर उठते का मतलब होता है मन का प्रफुल्लित होना, नहीं मन विचलित मतलब हो जाना, सिहर उठना क्या मन का प्रफुल्लित होना ही क्या है वो रोम सिहर उठते का मतलब होता है मन का प्रफुल्लित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 103 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रज का क्या अर्थ है? रज का अर्थ क्या है? पृथ्वी, धूल, कंकड़ या फिर भूमि। रज का क्या मीनिंग है, रज का क्या अर्थ होता है? तो रज का मतलब होता है धूल। क्या होता है? रज का मतलब होता है धूल। रज का क्या अर्थ है? धूल, जो डस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, रज का अर्थ होता है धूल। चलिए अगला प्रश्न, झूलता है मेरा मन। देखिए झूलता है मेरा मन, इसमें अलंकार किस तरह का अलंकार है? इसमें झूलता है मेरा मन, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या फिर मानवीकरण। तो झूलता है मेरा मन, इसमें जो है आपका किस तरह का अलंकार का प्रयोग किया गया है या प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो अलंकार है आपका मानवीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार है। हाँ, झूलता है मेरा मन में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। झूलता है मेरा मन, मानवीकरण अलंकार। चलिए अगला प्रश्न, अब 106 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए? उनकी गृह भाषा की अपेक्षा उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए या फिर अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या फिर उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए या फिर जो उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए। तो इस तरह का जो प्रश्न है, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में कैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा का जो भाषा है, जो मातृभाषा, उसी भाषा में शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए? उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो 1 to 5 का बच्चा जो होता है वो
क्या होता है, अपना जो मातृभाषा होता है, घर का जो भाषा होता है, उस भाषा में पढ़ाने से उसको क्या होता है, उसका मानसिक बौद्धिक विकास या फिर अधिगम की जो ये है वह अच्छा से अधिगम वो वो कर पाएगा। इसलिए जो क्या है वो छोटा बच्चा को 1 से 5 तक के बच्चा को आप एक शिक्षक यदि आप उनके गृह भाषा में प्रयोग करेंगे पढ़ाने में या फिर मातृभाषा में, तो क्या होगा, वो उसका अधिगम अच्छा होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब जो आपका होगा ये क्या आपका पेडागोजी है, क्योंकि आप पैसेज और आपका एक आपका पैसेज था उसको कर लिया 9 नंबर, इसके बाद एक पोएम था उससे आप वहाँ से 6 नंबर, 915 नंबर आपका हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी का पेडागोजी है, जो आपका 15 नंबर आपको यहाँ से पेडागोजी से आपको मिल जाएगा। चलिए तो 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो किसका जो है वो अभ्यास उसके साथ बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। भाषा के साथ खेलना या फिर भाषा का उत्पादन या फिर ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना या फिर आपका बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है वो डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना जो है वो बच्चों के साथ ऐसा अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर आपका 4 कथन है, 4 कथन में से कौन सा कथन सही है वो आपका सही को चुनना है। देखिए पहला कथन आपका है, अंग्रेजी भाषा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि केवल अंग्रेजी कक्षा में नहीं, सभी कक्षा में आता है वो साफ स्लेट की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर एक तो गलत है, क्योंकि अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, यह गलत बात है। क्योंकि कोई भी कक्षा हो वो सभी बच्चे क्या है वो साफ स्लेट की तरह ही होते हैं, क्योंकि उसमें वो सीखने के लिए हर चीज़ उसमें है, वो सब चीज़ सभी विषय को सीख सकता है। तो अंग्रेजी कक्षा में पार्टिकुलर ऐसा नहीं होता है, इसलिए वह जो स्टेटमेंट क्या है गलत है। चलिए अगला स्टेटमेंट को देखते हैं। कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, ऐसा बात ये भी गलत है। कक्षा 1 में कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, वो गलत बात है। कक्षा 1 में भी जो है अंग्रेजी वो जानता है। चलिए तो बी क्या है वो गलत है। बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, ये सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्या है, सी सही है। बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, वो क्या है आपका सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है वो सही हो जाएगा। बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो। चौथा स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता, ये गलत बात है। अरे अनुभव तो सीखने में सहयोग करता ही है ना, नहीं करता वो औरत नहीं है, ऐसा नहीं, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अपने बच्चे अपने अनुभवों को पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। चलिए अगला प्रश्न 109 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। तो यह जो है संबंधित है किससे, बच्चे भाषा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। तो यह जो संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता से, भाषा अर्जित क्षमता से, या फिर सीखना अर्जन प्रेरणा से, या फिर भाषा अर्जन प्रेरणा से। तो यह आपका किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता से। क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता से। प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह जो है आपका क्या है, भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 110 नंबर क्वेश्चन आपका, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है। जो नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है। शब्द संरचना, शब्द पहचान, स्वनियमिक जागरूकता,
या फिर पठन अवबोधन। तो नए जो शब्द पढ़ने के लिए जो अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है? तो स्वनिमिक जागरूकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना जो है वो आपका स्वनिमिक जागरूकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना जो है आपका स्वनिमिक जागरूकता कहलाता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 110 नंबर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111 नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का जो विकास करता है वह क्या है? तो त्रिभाषा सूत्र, बहुक्षेत्रीय उपागम या फिर बहुभाषिक उपागम या फिर प्रत्यक्ष उपागम। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषिक उपागम। बहुभाषिक उपागम ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 112 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सबको गलत कथन को चुनना है। इनमें से 3 क्या है वो सही है, बाकी एक गलत है, उसी को आपको चुनना है। चलिए देखते हैं। बोलना सुनने के बाद और दूसरा चरण है। बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण है। बोलना जो है क्या है? सुनने के बाद दूसरा चरण है। फिर क्या है? लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। या फिर सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए। भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है। हाँ, तो पहले आप सुनेंगे, सुनने के बाद का दूसरा चरण, ये तो सही है। सुनने के बाद ही आप कुछ बोल सकते हैं ना। बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है, ये तो सही है। चलिए, लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, ये गलत है। पहले लेखन कौशल जो है आपको बोलने से पहले अच्छा, दूसरा देखते हैं। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास करना होना चाहिए। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए। हाँ, यह तो सही है, क्योंकि पहले सुनेंगे तो ही बोलेंगे ना। ये 2 को तो आपका सही है। फिर तीसरा डी ऑप्शन देखते हैं। भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए। भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए, ये भी क्या है आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, यह गलत बात है। लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं को ही चुना था। चलिए अगला प्रश्न आपका। एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है और भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है। देखिए, एक बच्चा है, तो बच्चा के द्वारा जो दोस्तों के साथ जो प्रयुक्त भाषा है उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न है। दोस्त का भाषा एक अलग होता है, दोस्त इनफॉर्मल वे में भी बात करता है, लेकिन शिक्षक क्या वो फॉर्मल। तो शिक्षक और दोस्त में क्या है, भाषा में जो प्रयुक्त होता है वो क्या कुछ अलग है, ये तो होता ही है। इसी तरह वह अपनी माँ के साथ भी भोजन आदि के लिए जो अलग तरीके से बोलता है, माँ के साथ भी वो क्या वो अलग तरीके से बोलता है। तो भाषा का वो जो कौन सा पक्ष अपनी भूमिका को निभाता है? परिवेशीय पक्ष या फिर मनोवैज्ञानिक पक्ष, अनौपचारिक पक्ष या फिर सामाजिक पक्ष। तो इस तरह का जो होता है वो किस तरह का भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका को निभाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 113 का डी हो जाएगा, सामाजिक पक्ष। क्योंकि हर जगह वो अपना क्या है, स्कूल में बच्चा दोस्त के साथ अलग बात करता है, शिक्षक के साथ अलग बात करता है, फिर घर में भी क्या है अपना मम्मी भाई बहन के साथ वो अलग भाषा का पक्ष का भूमिका निभाता, तो वह क्या हो जाएगा, सामाजिक पक्ष होगा। क्योंकि समाज के अनुसार उसको चलना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सामाजिक पक्ष। चलिए अगला प्रश्न 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। तो वे जो है
किस तरह का उपागम का वह अनुगमन कर रही है। देखिए, एक शिक्षिका पहले अपने विद्यार्थियों को काल के नियम को स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में वो बताता है। तो इस पर जो आधारित वाक्य है वो बनाने के लिए वो कहता है कि वर्तमान और भूतकाल और भविष्यकाल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। तो वे जो है किस तरह का उपागम का अनुगमन कर रही है शिक्षक के द्वारा। तो निगमन उपागमन, या फिर आगमन उपागम, या फिर स्थिति परक उपागम, या फिर संरचनात्मक उपागम। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, जो शिक्षिका के द्वारा जो किस तरह का उपागम का अनुगमन कर रही है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, निगमन उपागम। निगमन उपागम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निगमन उपागम का अनुगमन कर रही है शिक्षिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 115 नंबर क्वेश्चन। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को जो है वो किसके अवसर की ओर उपलब्ध कराता है। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 116 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या वो कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको एक जो सत्य नहीं है उसको आपको बताना है। इनमें से 4 में से 3 क्या है, सत्य है, और 1 क्या है वो असत्य है, उसी को आपको बताना है। नहीं, सत्य नहीं मतलब असत्य, जो गलत है उसको आपको बताना है। चलिए तो 116 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। आकलन बच्चे की जो है खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं को पहचान करने में मदद करते हैं। वो तो सही बात है, क्योंकि वह सत्य है, क्योंकि वह आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। तो यह क्या आपका तो सत्य है, यह तो कथन क्या है, सत्य है। चलिए अगला देखते हैं, और भी स्टेटमेंट है आपका। चलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्धन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। यह भी क्या है आपका, ये भी आपका सही है। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्धन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। यह भी क्या है, यह भी कथन क्या है वो सही है, ये भी कथन क्या है वो सही है। तो अगला प्रश्न आपका, आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करती है। यह गलत है। तुलना करना ये क्या नेगेटिव कोड वर्ड, तो आपको यह क्या नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका गलत है। ले और चौथा देखते हैं। आकलन सीखने संबंधित रिक्तियों और सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआती पहचान करने में मदद करती है। ये भी क्या है, सही है। तो आपका 3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो जो गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत नहीं आपको बताना था। क्या था, जो गलत स्टेटमेंट इसी को आपको सही करना था। ऑप्शन नंबर क्या, क्योंकि वहाँ पे असत्य बताना है। आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करती है। गलत है। तुलना करना ये क्या है, नेगेटिव कोड वर्ड है, तो नेगेटिव सेंटेंस था, तो नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि तुलना करना क्या है, वो तुलना नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, असत्य यही है। चलिए अगला प्रश्न आपका, इसमें असत्य नहीं बताना था। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पर फिर एक नेगेटिव कोड वर्ड है, नहीं। कौन सत्य नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो यह नहीं मतलब क्या, जो असत्य है, जो सत्य नहीं है। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव कोड वर्ड है, नेगेटिव को ही आपको बताना है। तो यह शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। तो सही है। देखिए, यह शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है, ये तो आपका सही है। फिर वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है। वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है, यह आपका गलत स्टेटमेंट है। क्या वो गलत है, तो इसी का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रमाणिक संप्रेषण परक क्रियाकलापों के लिए तैयार करती है। तो सही बात है। यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा प्रयोग पर बल देती है, भी सही है।
तो आपका इसमें से आपका जो गलत है वही आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यह जो वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 117 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन आपका है, अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है, यानी जो जिसको दिखाई नहीं देता है, अगर आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, जो दृष्टिबाधित है मतलब वो जो सूरदास है, जो दिखाई इसको नहीं देता है, तो दृष्टिबाधित है जिसको मतलब दिखाई नहीं देता हो, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यदि आपके क्लास में दृष्टिबाधित बालक है, दृष्टिबाधित दिव्यांग शिक्षार्थी है, तो आप क्या करेंगे? भाषा के आप एक भाषा शिक्षक हैं, तो इस रूप में आप क्या करेंगे? तो बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे, पाठ्य पुस्तक को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताबों और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, या फिर उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूहों को अधिकतम अवसर देंगे, या फिर उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। तो देखिए, एक दृष्टिबाधित बालक है जो आपके क्लास में है, तो उसके लिए आप शिक्षक, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे जो सही होगा? एक भाषा शिक्षक के रूप में आप हैं उस कक्षा में, तो उस एक शिक्षार्थी जो दृष्टिबाधित, उसके लिए आपको क्या कदम उठाएंगे या क्या करेंगे जो सही उपयुक्त होगा? तो इसके लिए जो आपको जो सही होगा, आपका पाठ्य पुस्तक जो है, आपका पाठ्य पुस्तक को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक को सुनकर वो लिख सके, या फिर पढ़ने में उसको ब्रेल लिपि का प्रयोग किताब उसको दें, ताकि और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो आपका बच्चा वो क्या करेगा? वो अच्छा से दृष्टिबाधित बच्चा भी क्या कर सकता है? वो अच्छा से वो अधिगम कर सकता है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है तो दिखाई तो देगा नहीं, तो इसलिए ब्रेल लिपि किताब का प्रयोग करेंगे। सुनने के लिए उसको सुनकर लिखने का श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए वो बच्चा आपसे वो क्लास में उसको कोई तरह का ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको अच्छा से वो अधिगम कर लेगा, क्योंकि दृष्टिबाधित के लिए तो आप तो अच्छा से पढ़ाएंगे उसको ब्रेल लिपि का। इस तरह का आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होगा? संदर्भ, वातावरण, वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 119 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए 1, 2 और 3। क्या है? 1 और 2 और 3। संदर्भ भी होना चाहिए, वातावरण भी होना चाहिए, और आपका 3 जो है वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं। यह तीनों बात का ध्यान रखना चाहिए, संदर्भ, वातावरण और वह व्यक्ति जो हम जिससे बात कर रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इस कारक का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न और इसका लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 91 से आपको 120 तक ही आपको करना है, क्योंकि हिंदी का सेट में आपका किसी भी सेक्शन में आपको 30 ही क्वेश्चन रहता है सीटेट में। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जिन्हें क्या करना चाहिए? प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं, या फिर कक्षा में शामिल होने में अनियमित है, या फिर सीखने संबंधी अक्षमता है, या फिर लक्ष्य भाषा में निपुण है। इस तरह का जो उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जिन्हें क्या चीज़ को जिन्हें जो है क्या है कक्षा में शामिल होने में अनियमित है, जो इरेगुलर है, जो रेगुलर नहीं है, उन बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण सही है। उपचारात्मक शिक्षण जो है उन शिक्षार्थियों के लिए है जिन्हें कक्षा में शामिल होने में अनियमित है, यानी कक्षा वो बहुत ज़्यादा वो एब्सेंट करता हो, रेगुलर नहीं हो, इरेगुलर हो, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के जो कक्षा में शामिल होने में अनियमित हो, इरेगुलर हो, जो रेगुलर नहीं आता हो, तो उसके लिए वह उपचारात्मक शिक्षण सही होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका
30 क्वेश्चन था जो हिंदी का था, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था इस वीडियो में। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे फिर आपका अगला सेट, अगला प्रीवियस ईयर या फिर और भी सेट है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।